नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लास होगी, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति, विस्तार और जानकारी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता क्या है। दोस्तों, जो सिंधु नदी है उसके घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। किसमें हुआ? सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में। सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अर्थात सिंधु नदी की आसपास उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी थी। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बताया था 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने। और चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में हड़प्पा के टीले की तरफ इशारा किया। हड़प्पा की टीले की तरफ इशारा करते हुए चार्ल्स मेसन ने कहा कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है, लेकिन उसकी बात पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई और विलियम बर्टन बंधु ने मिलकर भी इसके बारे में कहा कि इस टीले के नीचे कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है। क्योंकि क्या हुआ कि दोस्तों, वहां पर जो व्यक्ति रहते थे वो भी उसी टीले से ईंटें निकालते थे। और 1856 में जो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, उस टाइम भी यहाँ से ईंटें निकाली गई। तो इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है। लेकिन इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि उससे हमें क्या हो, एक प्लस पॉइंट मिले कि हमने अपना सिलेबस कितना कवर किया। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में विकसित होने के कारण सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अर्थात सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में यह सभ्यता मुख्य रूप से विकसित हुई। इस सभ्यता को 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। तो उस दौरान इसी टीले से ईंटें निकाली गई और बर्टन बंधुओं ने भी इस बात की पुष्टि की। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और भारत की क्या है? ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की क्या है? ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से भी एक इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मिस्र की सभ्यता, नील नदी की, दजला फर्रात की सभ्यता जैसे विश्व में जो भी प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है, उन सभ्यताओं के समकालीन हमारी भारत की सिंधु सभ्यता भी उन्हीं सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 देशों में फैली हुई है। यह सभ्यता मुख्य रूप से कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में यह मुख्य रूप से फैली हुई है। सबसे पहले भारत के साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में इस सभ्यता का मुख्य रूप से विस्तार है। और सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से यह भारत में है और सबसे कम यह अफगानिस्तान में फैली हुई। अफगानिस्तान में मात्र दोस्तों इसके 2 ही स्थान आपको मिले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आगे चलते हैं, मैं तब तक इसको रब करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से यह 3 देशों में विस्तृत सभ्यता है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुख्य रूप से यह सभ्यता फैली हुई है। इस सभ्यता की जो नींव पड़ी थी, वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है, किसके काल में इसकी नींव पड़ी थी? लॉर्ड कर्जन के काल में इस सभ्यता की नींव पड़ी गई थी। इस सभ्यता के बारे में खोज कार्य प्रारंभ किए गई थी। सबसे पहले इस सभ्यता की जो खोज की गई वो 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। 1826 ईस्वी में तो सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है। चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता को उजागर किया गया था। कहा गया था कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता विद्यमान है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान न देते हुए लगभग 100 साल के बाद 1921 में इस सभ्यता पर खोज कार्य प्रारंभ किया गया। 1921 में इस सभ्यता पर खोज कार्य किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की गई दोस्तों? हड़प्पा की खोज की गई। सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा की खोज की गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जब दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में विकसित होने के कारण सबसे पहले इस सभ्यता का स्थल खोजा गया हड़प्पा। सबसे पहले खोजा जाने के कारण इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अब जो ये हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। और ये रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के बाएं तट पर है। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया प्रदेश है या स्थल है। ठीक है, जब हड़प्पा की खोज की गई तो यहाँ पर सबसे जो स्थान किसकी प्राप्ति हुई, मात्र एक की बात करेंगे, बाकी तो हम स्थल पढ़ेंगे, उनमें इसकी ज्यादा डिटेल लेंगे। एक में आई विशाल अन्नागार की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई। विशाल अन्नागार की जो प्राप्ति हुई वो हमें कहाँ से हुई दोस्तों? हड़प्पा से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक बार इसको साफ करते हैं। उन्नीस 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की क्या की गई? खोज की गई। इसलिए सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन 1921 के बाद दोस्तों 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, राखाल दास बनर्जी के द्वारा या राखाल दास बनर्जी के संरक्षण में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की गई। ठीक है दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई वो सिंधु नदी के किनारे पर की गई। मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ पे की गई? सिंधु नदी के किनारे पर इसकी खोज की गई। और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या है? सबसे बड़ा प्रदेश है।
आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो भी आपका मोहनजोदड़ो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो भी मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण इस सभ्यता को, कौन सी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी इसे कहा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम कितने हुए, सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इसे सीडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। इसी सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे पहले विश्व में जो कपास की खेती प्रारंभ की गई वो सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। इसलिए दोस्तों इस सभ्यता को, और जो सिंधुवासी थे वो कपास को सीडन कहते थे, इसलिए इस सभ्यता को सीडन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या हो गए, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, और इसी के साथ सीडन सभ्यता। यहाँ तक आप क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। खोज हो गई। खोज होने के बाद यह सभ्यता मुख्य रूप से त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह मुख्य रूप से त्रिभुजाकार की आकृति में फैली हुई है। तो इस आकृति में फैली हुई सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यह सभ्यता मुख्य रूप से लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी या क्षेत्रफल में विस्तृत थी। अगर आपका इसके एक्यूरेट क्षेत्रफल देखते हैं तो दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता विस्तृत थी या फैली हुई थी। अब दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि यह सभ्यता मुख्य रूप से लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी, और इसका एक्यूरेट अगर देखते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। अब हम देखते हैं इसका उत्तर और दक्षिणी, जो आज के लिए सॉरी डस्टर नहीं है, कल हम अपना डस्टर लेके आएंगे, फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं इसको हाथ में ही रखता हूँ। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन 100% दोस्तों पूछा जाता है, और हमें वो पढ़ने हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो अनेक बुक हैं, लेकिन वो देखना है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये 4 बिंदु हमें देखने हैं, और यहाँ से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है वो मांदा है। कौन सा है, मांदा, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। इसका दक्षिणी बिंदु है, सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है वो दायमाबाद है। कौन सा है दोस्तों, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है वो आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर, ये यूपी में है दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है वो सुतका-गेदोर है। कौन सा है दोस्तों, सुतका-गेदोर, और ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है दोस्तों, बलूचिस्तान में। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांदा जो जम्मू कश्मीर में है वो किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दायमाबाद जो महाराष्ट्र राज्य में है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों यह गोदावरी नदी के किनारे पर है।
कौन सी नदी के किनारे पर दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। इसी प्रकार जो हमारा पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर यूपी में है, यह हिड्डन नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? हिड्डन नदी के किनारे पर है। और जो हमारा पश्चिमी बिंदु सुतका गेदोर है जो बलूचिस्तान में है, ये दाशक नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर दोस्तों? दाशक नदी के किनारे पर। ये आपसे काफी बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब पूर्व पश्चिम उत्तरी बिंदु में यह सभ्यता फैली हुई जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। ठीक है, कौन सी आकृति में फैली हुई? त्रिभुजाकार की आकृति में फैली हुई है। और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लगभग आपसे जो ऑप्शन में दिया जाता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई यह सभ्यता है, जो एक विश्व की विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। विश्व की बड़ी सभ्यताओं में इसे गिना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस सभ्यता का जो समय काल था, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्षेत्रफल बता दिया, इसका विस्तार बता दिया, आकृति बता दी। ठीक है, तो इस सभ्यता का जो समय काल है इस पर अनेक मत हैं, लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो एक्यूरेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन डेटिंग विधि C14 के अनुसार इस सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। और C14 विधि के अनुसार, एक बार अब एसएससी ने क्या किया दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। देखो एसएससी के जो एग्जामिनर होते हैं उनका माइंड कहाँ पे काम किया। C14 विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। उनके समय का निर्धारण करने के लिए C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। ये एसएससी सीपीओ सीजीएल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, C14 विधि के अनुसार जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो समय काल निर्धारित किया गया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य भारत और इसके आसपास सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इस सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें द्रविड़ कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? द्रविड़। अर्थात इस सभ्यता के निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता। अर्थात इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो कांसे का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कांसा है वो तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है और सबसे ज्यादा इस सभ्यता में कांसे का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद इस सभ्यता का जो समाज था, हर सभ्यता का क्या होता है? एक समाज होता है। आज भी हमारा समाज है। उसी प्रकार इस सभ्यता के जो लोग द्रविड़ रहते थे उनका समाज था वो मात्र शतात्मक था। कौन सा था? मात्र शतात्मक। अर्थात मात्र शतात्मक समाज में क्या होता है कि परिवार की जो मुखिया होती है वो माता होती है। परिवार के सभी कार्य माता के द्वारा संचालित किए जाते हैं। आज हमारे वर्तमान समय में जो समाज चल रहा है, जो पितृशतात्मक समाज चल रहा है, अर्थात परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कौन सा था? मात्र शतात्मक था। माता परिवार की मुखिया होती थी। इसी के साथ में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यताओं में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बिल्कुल मजबूत स्थिति थी। फुल स्वतंत्रता थी उनको। ठीक है, और उनका समाज तो मैंने आपको बता ही दिया कि मात्र शतात्मक उनका क्या था? समाज था।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर थी? व्यवसाय पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, ठीक है। कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे, ठीक है। अब एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा व्यवसाय करते थे? तो कृषि और पशुपालन करते थे, लेकिन प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित थे। प्राथमिक व्यवसाय वो करते थे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, शिकारी आदि ये कार्य वो आपके द्वारा करते थे। और ये सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था थी या उनका व्यवसाय था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए विख्यात थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बिल्कुल सुदृढ़ नगर नियोजन था। उन्नत प्रणाली में नगर विकसित थे। इस सभ्यता की यह योजना, जो नगर योजना है, ये सबसे विस्तृत और सुयोग्य योजना थी। इसी के साथ में इसकी जल निकासी व्यवस्था भी मजबूत थी। जल निकासी व्यवस्था भी मजबूत थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था इस सभ्यता की सबसे मजबूत व्यवस्थित थी। इस सभ्यता, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अर्थात इस सभ्यता में सभी मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों से निर्मित नालियां थी। इसलिए यह सभ्यता क्या थी? एक नगरी। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे, क्योंकि किसी प्रकार का युद्ध का वर्णन इस सभ्यता में नहीं किया गया। अर्थात नगरीय सभ्यता थी तो इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, किसी प्रकार का युद्ध का उनका वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है। इस सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। आज वर्तमान समय में तो अनेक प्रकार की मिठाई चल रही थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में जो मिठाई खाने का, जब उनका मीठा खाने का इच्छा होती थी तो वो दोस्तों शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। इस सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी, सड़क प्रणाली बिल्कुल मजबूत और सुयोग्य सड़क प्रणाली थी। इस सभ्यता की सभी सड़कें समकोण में आपस में काटती थी, ठीक है। अब क्या होता था, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते थे वो मुख्य सड़क होती थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली ये मुख्य सड़कें होती थी। और जैसे जो भी हमारी वो होती थी, गलियां होती थी, गौण सड़कें कहते हैं जिसे, वो पूर्व से पश्चिम में मुख्य सड़क को समकोण में काटती थी। अर्थात इस सभ्यता की सभी सड़कें आपस में समकोण में विभाजित होती थी। आपस में समकोण में इस सभ्यता की सड़कों के द्वारा काटा जाता था। नेक्स्ट, इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी दोस्तों? मातृ देवी की इस सभ्यता में पूजा की जाती थी। मैंने आपको बता दिया, इस सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे, सभी सड़कें समकोण पर काटती थी और इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इसी के साथ इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए, आज तो मनोरंजन के बहुत साधन विकसित है, और तो क्या, आप यूट्यूब चला लेंगे, कोई मूवी देख लिया, कोई सॉन्ग सुन लिया यूट्यूब पर, इसी के साथ लूडो खेल लिया, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन उस टाइम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अगर जब किसी को मनोरंजन करना था तो वो शिकार करते थे। अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के साधनों में शिकार करते थे। इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए, आज तो आवागमन की बात होती है तो क्रेटा, बलेनो, अनेक प्रकार की गाड़ियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। बस, रेलगाड़ी, पहले क्या था, ऐसा नहीं था
लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग जो आवागमन के लिए जो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का। अगर किसी के पास बैलगाड़ी नहीं होती तो वो पैदल यात्रा करते थे। क्या करते थे दोस्तों? पैदल यात्रा करते थे। एक बार मैं चेक करता हूँ कि अपना कहीं पर वीडियो स्टॉप तो ना हो गया। चलो चल रहा है आगे। थोड़ी क्लास रुकने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज नया नया अपना सेटअप बनाया है, तो थोड़ा अगर मिस्टेक होती है तो अगली क्लास में बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि आज हमने नया सेटअप लगाया है और उस सेटअप के साथ मैं आपको पहली क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई क्लास में मिस्टेक होती है तो मैं आप सभी साथियों से उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, सेटअप भी नया नया है, कहीं पर डस्टर नहीं तो कपड़े का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपनी क्लास में। इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, मनोरंजन के साधनों में शिकार करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे, अर्थात शिकार करने गए, मनोरंजन हो गया, कुछ मांसे मार के लाए, रात को बना के खा लिया, पकवान भी हो गया। अर्थात इस सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। इस सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का पहनने में प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता के जो परिवार की मुखिया होती है वो महिला होती है, मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ एक पॉइंट हो गया, इस सभ्यता के लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? लिखने का ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता के लोग शैल खड़ी के माध्यम से लिखते थे। किसके माध्यम से लिखते थे? शैल खड़ी के माध्यम से लिखते थे। अब दोस्तों शैल खड़ी क्या है? ये मिट्टी की बनी एक मोहर है जिसका प्रयोग ये लिखने के लिए करते थे। ठीक है। जैसे आज अपने जो स्टैंप होती है उसी प्रकार उनकी एक स्टैंप थी जो शैल खड़ी थी, मिट्टी की बनी हुई जो एक मोहर थी जिसका प्रयोग क्या करते थे? वो लिखने के लिए करते थे। और दोस्तों ये दाएं से बाएं लिखते थे। कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। और दाएं से बाएं जो लिखा जाता था, इस लिपि को ब्रुष्टोभेदन कहा जाता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लिखने की जो लिपि थी उस लिपि को क्या कहा गया? तो दोस्तों उसको ब्रुष्टोभेदन के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस सभ्यता का जो पवित्र पशु है, जो पूजनीय पशु था, वो कुब्बड़ वाला बैल था। इस सभ्यता का जो पूजनीय पशु था वो क्या था? कुब्बड़ वाला बैल था। यह सभ्यता व्यापार में एक समृद्ध सभ्यता थी, विस्तृत सभ्यता थी, बिल्कुल मुख्य रूप से फैली हुई। विदेशों में इस सभ्यता का क्या किया जाता था? व्यापार होता था। इराक ईरान में इस सभ्यता का क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता है। कांडला का नाम लोथल बंदरगाह से इस सभ्यता का क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ठीक है। वो आपको जैसे ही हम प्रमुख इस सभ्यता के स्थल पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस सभ्यता का जो पवित्र वृक्ष है वो पीपल को माना जाता है। इस सभ्यता के लोग पीपल की सबसे ज्यादा पूजा करते थे। वो उनका पवित्र वृक्ष था, पेड़ था। मापतोल के लिए दोस्तों इस सभ्यता के लोग 16 के अनुपात का प्रयोग करते थे। 16, 32, 64 अर्थात 16 के अनुपात में दोस्तों इस सभ्यता के लोग मापतोल का प्रयोग करते थे। दोस्तों यह आज की हमारी क्लास है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, कमेंट करके। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।